तो चलिए हम लोग सीधा बिना किसी देरी के रूल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। 3 रूल्स जो है यानी कि 3 नियम जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उनके बारे में पहले ही डिस्कशन हो चुका है, पहले ही बात हो चुकी है लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम सीधा उसमें रूल नंबर 4 जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जब भी कोई सेंटेंस में आपको हियर या देयर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, हियर या देयर दिखाई दे, और वहां पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यहां पर जो वाक्य बनेगा वो कौन से टेंस में बनेगा, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, क्योंकि वह वहां पर अचानक होने वाले कार्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अचानक होने वाले कार्य, या अंग्रेजी में आप इन्हें चाहें तो सडन एक्शंस भी कह सकते हैं। सडन एक्शंस का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा कार्य जो अचानक से हो जाए, अरे वो गिर गया, अरे ये आ गया, अरे वो चला गया, इस तरीके के जो वाक्य बनते हैं अचानक होने वाले कार्यों को दर्शाते हैं और उन्हें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। अब इसमें 2 तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होते हैं। आप चाहें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ में कई बार वर्ब दिखाई देती है, कई बार वर्ब के साथ में सब्जेक्ट दिखाई देता है। कैसे बनेगा ये वाक्य? तो अगर मैं यहां कहूं हियर गोज द बस, अरे ये देखो बस जा रही। अगर मैं कहूं देयर राम कम्स, वो देखो राम आ रहा है, वहां देखो वहां राम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर मैंने पहले वर्ब का प्रयोग कर लिया और बाद में अगर सब्जेक्ट का प्रयोग किया तो भी मेरा वाक्य सही होगा, या फिर मैंने पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया और बाद में वर्ब का प्रयोग किया तो भी मेरा वाक्य सही होगा। हियर या देयर जो है केवल और केवल प्लेस ऑफ एडवर्ब है, यानी कि ऐसे क्रिया विशेषण हैं जो क्रिया के होने के स्थान को दर्शा रहे हैं। इसलिए हियर या देयर जो है वो कभी भी ये तय नहीं करते कि वर्ब सिंगुलर होगी कि वर्ब प्लूरल होगी। सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का चयन होता है, चाहे सब्जेक्ट आगे हो चाहे सब्जेक्ट पीछे हो। जैसे कि एक अलग सा वाक्य बता रहा हूं, देयर के बाद क्या लगेगा बताओ? इज लगाओगे या आर लगाओगे? फटाफट से मुझे बताओ, देयर के बाद क्या लगता है? इज लगता है कि आर लगता है? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में इसमें बता दो मुझे, लाइव चैट में। अब अगर मैं देखूं कि मैं यहां भी देयर लिख रहा हूं और यहां भी मैं देयर लिख रहा हूं, ओके, और यहां मैं लिख रहा हूं बुक और यहां मैं लिख रहा हूं बुक्स, तो यहां पर लग जाएगा मेरा इज और यहां लग जाएगा मेरा आर। तो इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर जो मैंने प्रश्न पूछा कि देयर के साथ इज लगेगा या आर लगेगा, ये प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि देयर कभी तय करता ही नहीं है कि भाई वो सिंगुलर बनाएगा सब्जेक्ट को कि प्लूरल बनाएगा, क्योंकि देयर हमारा सब्जेक्ट नहीं है और हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जबकि हमारा सब्जेक्ट यहां पर क्या है? बुक, या फिर बुक्स हमारा सब्जेक्ट होगा। तो देयर इज अ बुक यानी वहां एक किताब है, देयर आर बुक्स वहां किताबें हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि देयर ने तय नहीं किया कि इज लगेगा कि आर लगेगा, बल्कि बुक या बुक्स ने तय किया कि हमें इज लगाना है या आर लगाना है। बिल्कुल इसी नियम को फॉलो करते हुए यहां हम देख रहे हैं हियर या देयर कभी भी तय नहीं करते हैं कि आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। अगर वर्ब पहले आ रही है और अगर सब्जेक्ट बाद में आ रहा है तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भरनी है, चाहे उनकी पोजीशन आगे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हियर या देयर कभी भी ये तय नहीं करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा अथवा प्लूरल होगा। बोलो हाँ कि ना? अरे क्लियर है क्या भाई? कौन है ये आई एम लेट, वाई आर यू लेट? सृष्टि शर्मा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया आपका, अब पीछे से वापस देखना है इसको बाद में। चलिए क्लियर है क्या? फटाफट से बताइए, क्लियर है? कोई बात नहीं नूपुर बेटा, एग्जाम में गलती हो जाए उससे बढ़िया क्लासरूम में गलती हो जाए। क्लासरूम की गलतियां अच्छी होती है, एग्जाम की गलतियां बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ठीक है, वर्ब तय करता है सब्जेक्ट नहीं, इसलिए बोथ लग सकता है। वर्ब तय नहीं करता बेटा, सब्जेक्ट ही तय करता है। ठाकुर अभिषेक कुमार, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा
और क्या कहा जा रहा है, अगला रूल हमारा कहता है, रूल नंबर 5 है आई थिंक, हाँ रूल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, तो रूल नंबर 5 हमारा कह रहा है कि टीवी पर अगर कोई लाइव कमेंट्री होती है, टीवी पर क्या होता है, लाइव कमेंट्री होती है, अथवा अगर किसी न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन लिखी जाती है, ठीक है, लाइव कमेंट्री को हिंदी में कह देंगे हम आंखों देखा हाल। तो चाहे टीवी में कोई लाइव कमेंट्री हो रही हो, चाहे न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोले जाते हैं। हमारी आदत क्या होती है कि जैसे हमारे सामने प्रश्न आता है, प्रश्न में हम ये देखते हैं कि यार इस बात को मैं हिंदी में कैसे बोलूंगा, और जब हम हिंदी के हिसाब से सोचते हैं तो ये दोनों का ही टेंस गड़बड़ हो जाता है। तो जब भी कोई लाइव कमेंट्री हो रही है, मान लीजिए कि कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, तो अगर मैं ए एग्जांपल लेना चाहूंगा तो क्या मिलेगा, राम passes the ball to Rohan. Rohan moves ahead and passes the ball to Max, and Max scores a goal। अब यहां पर क्या हो रहा है कि मेरी आंखों के सामने फुटबॉल का मैच चल रहा है और मैं उसका आंखों देखा हाल बता रहा हूं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि राम ने रोहन को बॉल पास की, कर चुका है, की थी, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हिंदी में। हम बोलते थे केवल राम ने बॉल पास की, ठीक है, रोहन को, रोहन ने बॉल पास की, बॉल को लेके आगे बढ़ा और उसके बाद पास की बॉल मैक्स को, मैक्स ने आगे बढ़ करके एक गोल स्कोर किया। अब जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो हमारा दिमाग दो बातें कहता है कि अगर हिंदी में कुछ ऐसा हम बोल रहे हैं तो या तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में रख लो, और सिंपल पास्ट बहुत ज्यादा दूर लग रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रख लो, इन दोनों में से किसी एक टेंस में रख लो। और जैसे ही हम हिंदी अनुवाद की सहायता से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं वैसे ही गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी आप किसी चीज की लाइव कमेंट्री देख रहे हैं तो लाइव कमेंट्री में आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर टीवी पर किसी भी चीज का आंखों देखा हाल बताया जा रहा है तो अंग्रेजी भाषा में उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है क्या? अरे तो फुटबॉल में एक ही तो बॉल पास होगी हर्ष, ऐसा थोड़ी कि 10 जने फुटबॉल खेलने उतरे और 10 अपनी अपनी एक एक बॉल लेके आ रहे हैं। बॉल तो एक ही रहेगी, एक दूसरे को पास ही तो करते हैं वो लोग और गोल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो अगर हम कभी भी आंखों देखा हाल बताते हैं कहीं पर भी किसी भी स्थिति में कि भाई मैं यहाँ पर आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूं, यहाँ पर मैम बैठे हैं, वो टाइपिंग कर रही हैं, लेकिन मैं तो आंखों देखा हाल बता रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में टाइपिंग कर रही है ना बोल करके मैं टाइपिंग करती हैं बोलूंगा हिंदी में, तो अपने आप मेरा इंग्लिश में टेंस सही बैठ जाएगा। ठीक है, तो आंखों देखा हाल जब भी हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, मान लीजिए कि कल शाम को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं क्रिकेट नहीं देखता हूं, ठीक है, तो कल शाम को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था और उसमें यह पता चला कि इंडिया मैच जीत गया। अब आज सुबह जो अखबार छपेगा उस अखबार में लैंग्वेज क्या होगी, फटाफट से जवाब दो। इंडिया वॉन द मैच या फिर इंडिया विंस द मैच, फटाफट से बताओ इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही होगा। स्थिति यह है कल शाम को जो मैच हो रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का उसमें इंडिया मैच जीत गई। आज सुबह जो अखबार हमारे घर पे आएगा उस अखबार में क्या हेडलाइन होगी।
हेडलाइन होगी इंडिया वॉन द मैच या हेडलाइन होगी इंडिया विंस द मैच। दोनों में से क्या सही रहेगा? फटाफट से लाइव चैट में आ जाओ, बता दो भाई क्या करेक्ट रहेगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए यहां पे? पास्ट। डियर कल मैं आउट ऑफ टाउन था तो मैं कल क्लास नहीं ले पाया था, इसलिए आज क्लास ले रहा हूं। वॉन, यस सर, बी पहला वाला सही होगा। ये कौन है स्वीट गर्ल लक्ष्मी? फालतू की टेक्सटिंग बीच में। आपको बेटा एक काम करता हूं लक्ष्मी, आपको मैं ब्लॉक करवा देता हूं, है ना? ठीक रहेगा। आप स्वयं पढ़ना नहीं चाहते और दूसरे बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, तो ऐसा विद्यार्थी ब्लॉक रहे तो ज्यादा बेहतर है ना, ताकि दूसरे बच्चों को दिक्कत ना हो। इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच, बिल्कुल। विंस द मैच, बिल्कुल। वॉन द मैच, विंस द मैच। कुछ मिला जुला सा रिएक्शन आ रहा है। स्टूडेंट्स एक मत नहीं हो पा रहे हैं। एक मत हो जाओ, एक मत हो जाओ मतलब एक मत हो जाओ, एक मत हो जाओ वो वाला नहीं बोल रहा हूं, एक मत पूरा एक बार में बोल रहा हूं। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि वास्तविकता में सिचुएशन ये है कि इंडिया वॉन द मैच। स्थिति यही है, इंडिया वॉन द मैच क्योंकि कल मैच जीता था, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी इसी बात को न्यूज़पेपर में लिखने की, न्यूज़पेपर हेडलाइन के तौर पर लिखने की बात आएगी, तब ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इंडिया वॉन द मैच नहीं रहेगा, इंडिया विंस द मैच हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई भी इंसान बासी खबर नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए कभी भी न्यूज़पेपर में जो हेडिंग्स होती हैं न्यूज़ेस की, वो कभी पास्ट टेंस में नहीं होती, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए उन्हें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है, ताकि 3 महीने बाद भी कोई पुराना अखबार आपको दिखे तो उसको पढ़ते समय आपका जो आभास बनता है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, वो प्रेजेंट टेंस का रहता है, ना कि पास्ट टेंस का। कहते हैं ना, बासी खबर कोई नहीं जानना चाहता, सबको ताजा खबर चाहिए। तो उस खबर को ऐसा दिखाने के लिए, ऐसा जताने के लिए कि खबर बहुत ही ताजा है, अभी अभी हुई है ऐसा दिखाने के लिए उसको हमेशा न्यूज़पेपर हेडलाइन में सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। तो दो नियम हमने यहां पढ़े। सबसे पहला, टीवी पर अगर कोई लाइव प्रोग्राम हो रहा है और उसका, टीवी पर हो या रेडियो पर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडियो भी आ जाएगा इसमें, है ना। टीवी पर या रेडियो पर अगर कोई कार्यक्रम जो है उसकी हम लोगों को आंखों देखा हाल बताया जा रहा है और उसके बारे में बताया जा रहा है हैंड टू हैंड देख करके कि अभी क्या चल रहा है, कमेंट्री की जा रही, लाइव कमेंट्री, तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगी। न्यूज़पेपर की हेडलाइन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है ताकि पुरानी खबर को भी ताजा बना करके बताया जा सके, ठीक है गाइस। चलिए अगले नियम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला नियम हमारा क्या कह रहा है? तो अगला नियम हमारा यहां पर यह कहता है कि भाई अगर हम लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं जो काम तो भविष्य में होने वाला है लेकिन आज ही हम उसकी योजना बना चुके हैं, हिंदी में कहते हैं पूर्व नियोजित कार्य, और ये कार्य कब होगा? भविष्य में। हाँ, इंग्लिश में कहेंगे तो कह देंगे प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन या पूर्व नियोजित कार्य या भविष्यकालिक कार्य, ऐसा कोई कार्य जो होने वाला तो है भविष्य में लेकिन उसकी योजना हम आज ही बना चुके हैं कि भैया इतनी तारीख को हम ये काम करेंगे। ऐसे कार्यों को बताने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप में से कई विद्यार्थी हैं जिनके नवंबर के बाद यानी कि आफ्टर दिवाली आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? नवंबर में
मेरी अर्ध वार्षिक परीक्षा है कहूं या फिर होगी कहूं। नवंबर में मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा है अथवा होगी, बताइए। बोलचाल की भाषा में नंबर 1 सही है या नंबर 2 सही है, फटाफट से बताओ। रिएक्शन आ रहा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो नियोजन है, यानी कि जो प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग हमेशा मनुष्यों के द्वारा की जाती है। इस बात को ध्यान से समझ लेना, वरना सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में कंफ्यूज हो जाओगे। अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो मनुष्यों के द्वारा ली जाती है और इसकी प्लानिंग या इसकी योजना का कार्य मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। और ऐसे जितने भी कार्य हैं जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सब को हम वर्तमान में ही देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को इस वाक्य को यहां सही मानना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई कार्य हो, जो यहां पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा कोई कार्य हो जो मनुष्यों पर निर्भर ना हो बल्कि प्रकृति के आधार पर होता हो। जैसे कल सुबह सूर्य जो है वो 6:30 बजे उगेगा। मैं अजमेर की टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने अक्षांश रेखांश देख लेना, ठीक है। अजमेर में सूर्योदय का समय अभी चल रहा है 6:27, 6:28, 6:29, 6:26, इस तरीके से भी 2-3 मिनट के गैप पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं 6:30 बजे सुबह सूर्योदय होता है। अब ऐसी कंडीशन में कल सुबह सूर्योदय होगा 6:30 बजे, ये आपने और मैंने, यानी क्या मनुष्यों ने तय किया है कि प्रकृति ने तय किया है? तो ये बात तो प्रकृति ने तय की है। अभी सर्दियां शुरू हो जाएंगी, आप और मैं तय कर रहे हैं क्या कि सर्दियां आएंगी? अपन नहीं तय करेंगे तो क्या सर्दियां नहीं आएंगी? अपन तय करें चाहे नहीं करें, सर्दियां तो आएगी। ये भी प्रकृति आधारित है। परसों मैं जयपुर जा रहा हूं या परसों मैं जयपुर जाऊंगा, ये तो मैं तय कर रहा हूं ना। मैं मनुष्य हूं, मैं इंसान हूं, मैंने तय किया है कि भाई परसों का मेरा क्या प्लान है, तो मैं उसको आज नियोजित कर रहा हूं। कार्य होगा परसों यानी भविष्य काल में, निर्धारित कर रहा हूं आज। तो ऐसी कंडीशन में उस वाक्य को मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल सकता हूं। भविष्य में होने वाले कार्य जो मनुष्यों द्वारा निर्धारित हों, वे प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के दौरान या तहत हम लोग उन्हें किस में लिख सकते हैं? तो उसे लिख सकते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, माय एग्जाम, या आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, माय हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है, टेक्स प्लेस इन नवंबर। ऐसे ये वाक्य बनेगा। तो यहां पर टेक्स का इस्तेमाल करना है हमें, यहां पर विल टेक का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। सिंपल फ्यूचर टेंस में इस वाक्य को हमें नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं। She goes to दुबई नेक्स्ट वीक, यानी कि ये जो लड़की है इसने तय कर लिया है, और क्या तय किया है कि अगले हफ्ते ये कार्य करना है। क्या कार्य करना है? जाने का कार्य करना है। कहां जाना है? तो दुबई जाना है। तो इस प्रकार से जब भी हम भविष्य में होने वाले कार्य को बताते हैं और उस कार्य को हमने पूर्व नियोजित, इंसानों ने, मनुष्यों ने पूर्व नियोजित किया होता है, तो उसे बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बताओ मुझे फटाफट से, क्लियर है कि नहीं है? चलिए फटाफट से एक बार लाइव चैट में बता दीजिए। और टेक का मतलब लेना होता है बेटा, लेकिन टेक का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता, और भी कई अर्थ टेक यहां पर देता है हमें, है ना। चलिए 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 फटाफट से एक बार फीडबैक दीजिए, क्लियर है क्या? तो आगे बढ़े फिर। एग्जाम को एग्जामिनेशन लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए श्रुति पूछ रही है अग्निवेश से वो कैसे बनाएं?
क्या कहते हैं, नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने के लिए जो मैं बोर्ड पे बता रहा हूं उसमें से जो बात आपको समझ में आ रही है आपकी भाषा में वो लिख लो। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो मैं बता रहा हूं वो लिखो, लेकिन उसको अपनी भाषा में लिखो, उससे आप जो समझ पाए हो वो लिखो, और उसके जो एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो, और फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो कि एटलीस्ट हर नियम पर 5 एग्जाम्पल आप खुद से बना सके, हर एक नियम पर 5 एग्जाम्पल आप खुद बना सके, वही सबसे अच्छे नोट्स हैं और वही एग्जाम में आपके बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डीएस की लाइफ देखिए, ये सब यूट्यूब जगत है, यूट्यूब की दुनिया है, इस पर मैं खास टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बचूंगा मैं इससे, है ना थोड़ा सा। चलिए अगले नियम की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि जब भी दो वाक्य जुड़े हों, जब भी दो वाक्य जुड़े हों और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया हो व्हेन या व्हेनेवर का, ठीक है। तो व्हेन या व्हेनेवर का क्या तात्पर्य होता है, तो व्हेन का मतलब होता है जब, और व्हेनेवर का अर्थ होता है जब कभी भी, जब या जब कभी भी का अर्थ ये हमें यहां पर देता है। तो जब हम देखते हैं कि यहां पर इस्तेमाल हुआ है जब या जब कभी भी का, व्हेन या व्हेनेवर का प्रयोग जब किया जाता है और उसमें से अगर एक वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो दूसरा वाक्य भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होता है, ठीक है। When it rains, the roof leaks. ओके, तो यहां पर मैंने लीक्स शब्द का प्रयोग किया और यहां पर मैंने रेन्स शब्द का प्रयोग किया, और इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने कंजक्शन कौन सा लगाया, व्हेन लगाया। ऐसे ही एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं कि मोहन stays with me whenever he comes to अजमेर, ठीक है। तो यहां पर भी मैंने क्या किया, यहां पर मैंने स्टेज का प्रयोग किया जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताता है, यहां पर मैंने कम्स का प्रयोग किया जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताता है, और यहां पर मैंने व्हेनेवर कंजक्शन का प्रयोग किया है, ठीक है। तो जब कभी भी दो वाक्य व्हेन या व्हेनेवर से जुड़े हों और दोनों में से कोई भी एक वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो दूसरा वाक्य भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। हिंदी में अर्थ क्या बन रहा है, जब बरसात होती है, जब बरसात होती है छत टपकती है। तो ये दोनों कार्य हमेशा एक साथ ही होंगे भाई, जब इधर बरसात हुई इधर छत ने टपकना शुरू कर दिया, तो रेन्स का मतलब बरसात होती है और लीक्स का मतलब छत टपकती है। वैसे ही स्टेज और कम्स का मतलब है मोहन मेरे साथ ही रहता है जब कभी भी वह अजमेर आता है। तो मोहन मेरे साथ ही रहता है हमेशा जब कभी भी वह अजमेर आता है। तो यहां पर क्या है कि जब कभी भी दो कार्य एक साथ होते हुए दिखाई दे, जब कभी भी दो कार्य एक साथ एक ही समय पर होते हुए दिखाई दे, वहां पर दोनों वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। जोड़ने के लिए हम यहां पर व्हेन अथवा व्हेनेवर का प्रयोग करते हैं और इस तरीके से हम यहां पर वाक्यों का निर्माण कर पाते हैं। बोलो फटाफट से, क्लियर है कि नहीं है। गुरुदेव, ये नियम पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता, उसके लिए क्या करें? उसके लिए अभ्यास करें, है ना। देखिए, नियम पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्यों नहीं बनता, उसके लिए एक सीधी सी बात कही जाती है, ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में ऊपर, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी संस्कृत से प्रेम है तो इस वाक्य को आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं।
जीवन में अगर अध्ययन के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो ये उसका एक मूल मंत्र है। बहुत सारे मूल मंत्र हैं, उनमें से एक मूल मंत्र ये भी है। और वो क्या कहता है? अनभ्यासे विषम विद्या। अनभ्यासे विषम विद्या से क्या तात्पर्य है? कि ऐसी विद्या जिसका अभ्यास नहीं किया गया वह विष के समान है। सर नियम मुझे अच्छे से आता है, उस नियम का हिंदी अर्थ भी पता है, लेकिन फिर भी सवाल नहीं बनता। इसका मतलब आपने उस नियम का अभ्यास नहीं किया है, और जब भी उस नियम को प्रयोग करने की बारी आएगी आप दूसरे नियमों के साथ उस नियम को कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए अगर आप सही से अपने नियमों का प्रयोग करना चाहते हैं परीक्षा के समय में, तो ये सही वक्त है उन नियमों का अभ्यास करने के लिए। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप आगे इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई विद्या होती है तो हम उस विद्या का प्रयोग तभी कर पाते हैं जब वो विद्या हमारे अभ्यास में होती है। थ्योरेटिकली हमें पता है, लेकिन प्रैक्टिकली काम कैसे होना है हमने कभी किया नहीं, हमें कभी पता नहीं है। इसीलिए अभी नोट्स बनाने वाली बात जब आई तब भी मैंने एक बात कही थी कि नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है कि भैया जो बात मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, जो लिख रहा हूं, इन सब का सारांश आप अपनी भाषा में लिखें। 2 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, 2 एग्जाम्पल आप लिखें, उसके बाद में 5 एग्जाम्पल लिखने के लिए जगह छोड़ें। क्योंकि जब तक आप खुद से उस नियम को और एग्जाम्पल को देख करके अपने एग्जाम्पल नहीं बनाओगे तब तक ये नियम आपके कहीं भी कोई भी काम नहीं आने वाला। विश्वास मानिए कुछ भी काम नहीं आएगा ये नियम आपके, अगर आपने इस नियम पर अभ्यास नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए अभी क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बात कर रहे हैं, रूल नंबर 8 पे हम लोग बात कर रहे हैं। रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि कुछ सेंटेंस जो है वो कंडीशनल बनते हैं। कैसे बनते हैं? कुछ कंडीशनल हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है शर्तिया वाक्य। अब ये बोलने में और लिखने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन लिखना पड़ता है। शर्तिया वाक्य होता है ये। शर्तिया वाक्य किसे कहा जाता है? जब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो। जब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो। ओके, तो इसके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें कंडीशनल क्लॉजेस की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए हम लोग कंडीशनल कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तभी वो वाक्य को कंडीशनल बनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम एक ले लेते हैं, बाकी आप लोग मुझे ढूंढ करके बताएंगे कौन कौन से हो सकते हैं। एक अभी हम ले रहे हैं इफ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक वाक्य जो है वो तो चलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक वाक्य को हम किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। लेकिन अगर इसके बाद में इफ आ जाए, रेदर आ जाए, टिल आ जाए, अंटिल आ जाए, एज आ जाए, अगर ऐसा कोई भी ऐसा शब्द आ जाता है, ऐसा कोई भी कंजक्शन आ जाता है जो कि एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना बताता है, तो दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर टेंस में चला जाता है। किसमें चला जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारा वाक्य जो है वो प्रयोग में लाया जाता है या उसे लिखा जाता है। जैसे कि आई शैल नॉट गो टू द मार्केट। ओके, इफ का मतलब हो गया यदि, अगर, इट रेन्स, अगर बरसात होती है तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो अब इस पर बरसात होने या नहीं होने पर निर्भर है कि मैं बाजार जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अगर बरसात होती है बाजार नहीं जाऊंगा, अगर बरसात नहीं होती है बाजार जाऊंगा। तो वापस अब वाक्य को पढ़ो। जब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, तो जब एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य पर हो तो समझ लो हम कंडीशनल क्लॉज में चल रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस में हम यहां पर चल रहे हैं। इस बात को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, he will pass the exam
चलो एक बच्चा बोल रहा था सर एग्जामिनेशन लिख लो, एग्जामिनेशन कर लो भैया। ही विल पास द एग्जामिनेशन इफ ही वर्क्स हार्ड। अब इस वाक्य को देखो, समझो कि भैया वह एग्जाम में पास हो जाएगा यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो यहां पर किसी भी विद्यार्थी का एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कौन सा कार्य होना जरूरी है? कठिन परिश्रम होना जरूरी है। अगर कठिन परिश्रम होगा तो पास हो जाएगा एग्जाम में, कठिन परिश्रम नहीं होगा तो एग्जाम में पास नहीं होगा। तो जब भी हम ये देखते हैं कि हम इस तरह से किसी को बोलते हैं ना भाई ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो जहां शर्तिया वाक्य बनते हैं, जहां कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, जहां एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य पर होती है, वहां पर जो कार्य भविष्य में होना होगा उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं, और जिस कार्य पर निर्भरता रहती है, फिर से ध्यान से सुन लो, जिस कार्य पर निर्भरता रहती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। इस तरीके से हम इस नियम को यहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करना है। चलिए फटाफट से एक बार बताइए, क्लियर है क्या सबको? तो देखिए वापस एक बार क्लियर कर रहा हूं, जब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, डिपेंड करता है, तो उन दोनों कार्यों को या उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो उसे शर्तिया वाक्य या फिर कंडीशनल क्लॉज बनाता है। और ऐसी परिस्थिति में हमें ये देखना होता है कि कौन सा कार्य किस पर निर्भर है, जिस पर निर्भर होगा, जिस पर निर्भर होगा कार्य, दूसरा कार्य, वो कार्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, और जो निर्भर होगा, जो निर्भर होता है, वो हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में जाएगा। इस तरीके से हम लोग तय कर सकते हैं कि किस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है और किस वाक्य को सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखना है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। नियम संख्या 9 हम लोग देखने वाले हैं। नियम संख्या 9 हमारा क्या बताता है कि भैया क्वोटेशन, कोटेशन, कोटेशन का मतलब होता है उक्त वाक्य। किसी भी व्यक्ति ने, किसी बड़े व्यक्ति ने कोई बात कह दी, कोई कोटेशन कह दी, और वो बात हमेशा वैसी ही रहने वाली है। ओके, क्या कहता है? किसी ने कह दिया विद्या ददाति विनयम। ओके, विद्या ददाति विनयम। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नॉलेज गिव्स पोलाइटनेस। नॉलेज क्या देती है आपको? विनम्रता देती है, पोलाइटनेस देती है। ठीक है, तो अब अगर इस वाक्य को अगर मैं देखूं कि आज के 100 साल पहले जब इस वाक्य को बोला जाता था तब भी सिंपल प्रेजेंट में बोला जाता था, आज बोला जाता है तब भी सिंपल प्रेजेंट में ही बोला जाता है, और आज के 100 साल बाद भी बोला जाएगा तब भी सिंपल प्रेजेंट में ही बोला जाएगा। तो कोई भी ऐसा समय नहीं होगा कि हम कोटेशन का जो टेंस है वो चेंज कर सकें। इसलिए किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कही गई है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हमेशा रहती है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य कैसा है? नश्वर है, नाशवान है। मनुष्य जो है वह कैसा है? नश्वर है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होनी है, वो कोई आजीवन अजर या अमर नहीं रहने वाला है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि इस तरह के जितने वाक्य हैं वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहते हैं, उनके टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि ये बात समय के साथ बदलती नहीं है, वैसी की वैसी ही रहती है। हर्ष
पांडे लिख रहे हैं विनयात याति पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। बहुत बढ़िया, अच्छा श्लोक है, याद रखना चाहिए और जीवन में उतारना भी चाहिए, है ना। ज्ञान तो बहुत है लेकिन उस ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं हो तो फिर क्या फायदा, है ना। ज्ञान बहुत है। चलो फटाफट से अगले बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला टेंस जिसपे हम बात करने वाले हैं उस टेंस का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज इसको, आज इसके केवल और केवल नियम पढ़ेंगे, सॉरी केवल और केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, नियम नहीं देखेंगे, टेंशन मत लो। सिंपल फ्यूचर टेंस का नियम सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बनता है, तो 4 तरह के हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। 4 तरह के हो गए। अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर आ गया सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ गया विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर आ गया हमारा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन चार नियमों का पालन करते हुए, इनको फॉलो करते हुए हम वाक्य का निर्माण सीखेंगे और फिर जब हम नियम सीखेंगे तो खुद से वाक्यों को बना करके उस नियम के अनुसार वाक्य बना करके उसके उदाहरणों का भी निर्माण करेंगे, लेकिन कल के वीडियो में, आज के में नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमारा सबसे पहला प्रश्न आ जाएगा कि शैल का यूज कहां करें और विल का यूज कहां करें। शैल का यूज केवल और केवल आई और वी के साथ किया जा सकता है, जबकि अगर मैं विल की बात करूं तो किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट्स, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो उसके साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हो। शैल का प्रयोग केवल हमें आई या बी के साथ में ही करना है, बाकी के साथ नहीं करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, लिख लो, 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्योंकि आगे अब सेंटेंस बना रहा हूं इसका, ठीक है, कि आगे इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ठीक है। तो मैं सेंटेंस बनाने के लिए डेटा ले रहा हूं वी ईट पास्ता, 3 डेटा ले रहा हूं। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी वर्ब हो गई, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इन तीनों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करूंगा। तो क्या बनेगा, वी शैल ईट पिज्जा। सेकंड क्या बना, वी शैल नॉट ईट पिज्जा। थर्ड क्या बना, शैल वी ईट पिज्जा। और चौथा क्या बना, शैल वी नॉट ईट पिज्जा। ओके, ये हमारा वाक्य बना। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, दे, यू, आई, शी और ही, 5। इसके बाद में आपके क्या आ गया, ड्रिंक, ड्राइव, सिंग, राइट, लर्न। ये आपके हो गए सब्जेक्ट्स, ये आपकी हो गई वर्ब्स और यहां आ जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट्स। वाटर, a car, a poem, a letter, English,
इस डेटा का प्रयोग करते हुए आपको वाक्यों का निर्माण करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पिछली बार बच्चों ने करा था, कुछ सेंटेंसेस को बनाया था सिंपल पास्ट टेंस के टाइम, लेकिन इतनी गलतियां कर दी थी उसमें, इतनी गलतियां, इसकी कोई हद नहीं।